हाँ तो छात्रों, हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं विद्युत धारा का इंट्रोडक्शन, यानी इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन। आखिर ये विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा हम कैसे समझ सकते हैं, विद्युत धारा में क्या क्या क्रियाएं हैं, कैसे ये घटित हो रही हैं, विद्युत धारा में अगर कोई तार में, कोई चालक तार में, कोई परिपथ में विद्युत बह रही है तो उसमें क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे बहुत ही डिटेल से। चलिए तो हम लोग अपने मुकाम की ओर चलते हैं और देखते हैं कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा में क्या क्या होती हैं, विद्युत धारा से संबंधित कौन कौन सी क्रियाएं हैं, इनको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आपको हम बहुत ही बृहत तरीके से बताने वाले हैं आखिर ये विद्युत धारा होता क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं विद्युत धारा। टॉपिक है विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा क्या है समझिएगा थोड़ा सा। सपोज डेट कोई ये परमाणु है, ये परमाणु है, ठीक है। अगर ये परमाणु है, ये मौलिक कणों से बना हुआ है। मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये आपको पता होगा। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं हमारे परमाणु। पहले माना जाता था कि पदार्थ जो है ना, उसका अंतिम कण परमाणु है, लेकिन वैज्ञानिक यहाँ तक में संतुष्टि नहीं, यानी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने क्या किया, अपना काम जारी रखा और उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि पदार्थ का अंतिम कण परमाणु नहीं होता है मेरे भाई, परमाणु से भी और अंतिम यानी कि और भी आगे जा सकते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण के बारे में बताया। वो 3 मौलिक कण क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। परमाणु के 3 मौलिक कण क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम लोग समझते हैं ये इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है। समझिएगा थोड़ा सा, यानी हम परमाणु की बात कर रहे हैं। यहाँ पर परमाणु की बात कर रहे हैं। परमाणु का 3 मौलिक कण है, जो है एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन, ठीक है। समझिएगा, इलेक्ट्रॉन को हम संकेत कर सकते हैं छोटी ई से, प्रोटॉन को छोटी पी से और न्यूट्रॉन को छोटी एन से। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, चार्ज का मतलब है आवेश। अभी आपको बताएंगे आवेश, आगे चलकर डिटेल से बताने वाले हैं। आखिर ये आवेश क्या है समझिएगा। आवेश, जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह माइनस होता है, यानी माइनस चार्ज यानी निगेटिव होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वह प्लस चार्ज होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह होता है उदासीन। कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं हम जीरो चार्ज, यानी जीरो लिख देते हैं, यानी ये उदासीन। क्या है? उदासीन है। समझिएगा, इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित कण है, इसको हम लोग निगेटिव को ऋण आवेशित कहते हैं। प्रोटॉन धन आवेशित कण है और न्यूट्रॉन उदासीन कण, यानी उदासीन है, इस पर कोई चार्ज ही नहीं होता है। तो आप समझिएगा कि परमाणु जो है हमारा, परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? तो नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं है, यानी उदासीन, उन्हें न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल रहता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन जो है, एक वीडियो हम प्रॉपर आपको मौलिक कण पर बना कर दे देंगे। अभी हम विद्युत धारा चैप्टर में हल्का आपको बता देते हैं, ठीक है। पहले आप समझिए, हम उसमें आपको यही बता देंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, कब किया, उसका चार्ज क्या है, द्रव्यमान क्या है, या फिर ऐसा सब कुछ हम आवेश उसका बता देंगे। प्रोटॉन के बारे में बता देंगे, न्यूट्रॉन का खोज बता देंगे, खोजकर्ता कौन है, खोज कब हुआ, सब के बारे में अभी हम थोड़ा आपको बता देते हैं, फिर भी जानकारी के लिए ठीक रहेगा। समझिएगा, इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 की पावर -31 kg। क्या बताएं हम? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 की पावर -31 kg। और उसी तरह प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 गुना 10 की पावर -27 kg। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी 1.6 गुना 10 की पावर -27 kg ही होता है। आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10 की पावर -31 kg होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 गुना 10 की पावर -27 kg होता है। उसके न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी कि 1.6 गुना 10 की पावर -27 kg होता है। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन
और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। क्या बोले? किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है तो हम कह सकते हैं यानी किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन यानी ई इक्वल टू होता है प्रोटॉन यानी कि पी। ई इक्वल टू होता है पी। आप याद रखिएगा कि ई इक्वल टू होता है पी, कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है तो आप सोचिए कि अगर कोई परमाणु है, कोई भी परमाणु है, ठीक है, अब देखते हैं कि परमाणु जो है वह विद्युतः क्या होता है, उदासीन होता है या फिर पॉजिटिव होता है या फिर निगेटिव होता है। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी परमाणु ले लिए हम, ठीक है, उस परमाणु का मान लीजिए इसमें इस परमाणु में जो है 8 इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन वाला एक परमाणु है। तो आप सोचिए अगर इस परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ई इक्वल टू होता है पी। ई इक्वल टू होता है पी, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो कहने का मतलब अगर परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब 8 प्रोटॉन भी होंगे, 8 प्रोटॉन भी होंगे। तो कहने का मतलब हो गया कि 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 पर माइनस चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, और 8 पर प्रोटॉन 8 है, 8 ये प्लस चार्ज होगा यानी प्लस होगा, यानी एक है -8 दूसरा है +8। आप ही सोचिए -8 और +8 जब मिल जाएगा ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। शून्य हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। क्या समझा दिया आपको हम कि परमाणु जो है विद्युतः उदासीन होते हैं क्योंकि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। क्योंकि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। अगर मान लीजिए किसी परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 प्रोटॉन भी होंगे, और इलेक्ट्रॉन का है कि माइनस चार्ज है तो -8 हो गया, प्रोटॉन का प्लस चार्ज है तो +8 हो गया। -8 +8 दोनों ही कैंसिल होकर हो गया 0, यानी उदासीन। तो आपको क्या समझिए, परमाणु विद्युतः क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। आपको अगर नोट करना हो इस सब चीज़ों को तो आप इसको टॉपिक बनाकर स्क्रीनशॉट मार लीजिए कहीं पर वीडियो को पॉज करके, और आप इसको आसानी से उतार सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं और आपको हम बताएंगे भी। ये तो अभी सिर्फ आपको ऊपर से हम बता रहे हैं, अभी टॉपिक बाय टॉपिक हम बताने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन का संतरण बताने वाले हैं, बहुत कुछ आवेश बताने वाले हैं। आखिर हम जो तार में वो धारा बहती है उसमें क्या बहता है, करंट कैसे पास करता है, ये सब बताने वाले हैं अभी हम। तो आइए तो हम लोग अब समझते हैं इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। अब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्या होता है इसे समझिए आप। मान लीजिए आप जो है पहले नंबर बेंच पर बैठे हुए हैं क्लास में, और आपका मन हुआ कि पहले नंबर बेंच पर अब हम जो है ना नहीं बैठते, थोड़ा सा हम बेंच जगह अपना चेंज करते हैं, हमको यहाँ से थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप 3 नंबर बेंच पर चले जाते हैं। ये होता है इलेक्ट्रॉन का ऐसे ही होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। जैसे क्या हुआ कि आप अपना स्थान चेंज कर ले, तो ये हुआ स्थानांतरण, मतलब स्थान में अंतर आ जाना स्थानांतरण कहलाता है। उसी तरह जैसे मनुष्य ने अपना स्थान चेंज किया, किसी जानवर ने अपना स्थान चेंज किया, किसी जीव ने अपना स्थान चेंज किया, उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी अपना स्थान चेंज करता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहते हैं। अब होता क्या है समझिएगा। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का स्थान चेंज होता है, यहाँ पर 2 कंडीशन आता है। पहला कंडीशन आता है कि कोई परमाणु जो किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है, कोई परमाणु है जो किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन वो देने वाला है। देने वाला है मतलब क्या करने वाला है, त्याग करने वाला है इलेक्ट्रॉन का, अगर वो त्याग करता है। पहला कंडीशन ये आता है। दूसरा कंडीशन आता है कि इलेक्ट्रॉन एक लेने वाला होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला, एक होता है इलेक्ट्रॉन लेने वाला। लेने वाला मतलब है ये ग्रहण करने वाला होता है। अब आप समझिएगा, जब इलेक्ट्रॉन कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो वो हो जाता है प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज हो जाता है, प्लस चार्ज हो जाता है। ठीक है, ये हो गया प्लस चार्ज। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो वह होता है माइनस चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज हो जाता है। कहने का मतलब है जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह प्लस चार्ज में जाता है, यानी धनावेश हो जाता है। उसके बाद अगर वो कोई परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो वह ऋण आवेश बन जाता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करने लगेगा, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वह क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। वेरी सिंपल है। और अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वह माइनस चार्ज हो जाता है।
आपको समझने के लिए देखिए, इसका लॉजिकली हम समझाते हैं आपको, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही जल्दी आप समझ जाएंगे। करना क्या है समझिएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 2 लड़का है, ठीक है। एक का नाम है रामू, दूसरा का नाम है सेठ। समझिए, रामू जो है एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, मध्यम वर्ग कह दिया, मध्यम परिवार से आता है। और सेठ जी जो है ना, वो एक धनी फैमिली से आती है। कहने का मतलब है कि रामू जो है थोड़ा मिडिल है, मतलब कि थोड़ा सा वो कम पैसे वाला आदमी है, और सेठ जी जो है वो थोड़ा ज़्यादा पैसे वाले हैं। अब एक चीज़ बताइए कि रामू जो है सेठ जी को पैसा देगा या सेठ जी रामू को देंगे? तो आप कहेंगे कि सेठ जी रामू को देंगे, क्योंकि सेठ जी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है। समझिएगा, तो यहाँ पर क्या है, सेठ जी अगर पैसा देते हैं किसको? रामू को। सेठ जी ने पैसा दिया किसको? रामू को। ये तीर का निशान बना देते हैं हम कि सेठ जी जो है पैसा दे रहे हैं किसको? रामू को। तो जो पैसा देते हैं वह धनी होते हैं, जो पैसा दे रहे हैं सेठ जी दे रहे हैं, सेठ जी धनी है। अगर धनी हो तो सेठ जी हो जाएंगे प्लस, क्योंकि वो प्लस थे, अमीर थे तो प्लस है। और जो ले रहे हैं वो थोड़ा गरीब क्वालिटी का आदमी है, गरीब क्वालिटी का पैसा कम होता है, इसका मतलब वो कर्ज में रहते हैं, कर्ज में रहें तो वो हो जाता है माइनस। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो अमीर होते हैं ये उसको हम लोग प्लस चार्ज कह देते हैं, जो गरीब होते हैं उसको हम लोग माइनस चार्ज कह देते हैं। यही है कि जो इलेक्ट्रॉन देता है किसी को, इसका मतलब वो अमीर है, तभी तो दे रहा है, तो प्लस होगा। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है यानी कर्जदार कर्जदार, तो वह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन का संतुलन आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला प्लस चार्ज में चला जाता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने वाला माइनस चार्ज में चला जाता है। तो आइए हम लोग अब अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट मार ले सकते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक। समझिएगा, अगला टॉपिक हमने 2 कंडीशन ले रखा है, ठीक है। अगले टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। आपके एग्जाम में बिहार बोर्ड वाले जो छात्र हैं, जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके लिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा। अभी आपको 2 कंडीशन लेना है। पहले एक कंडीशन है कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से हम रगड़ेंगे, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से हम रगड़ेंगे। दूसरा कंडीशन हम क्या करते हैं, एबोनाइट के छड़ को ऊन के कपड़े से यानी ऊनी कपड़े से हम रगड़ेंगे। तो क्या होगा, जब हम पहला कंडीशन बात करते हैं, जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो आवेशों का स्थानांतरण होता है, और यानी कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। अब इलेक्ट्रॉन अगर स्थानांतरित होता है तो आपको पता है चार्ज उत्पन्न होता है, और आपको चार्ज उत्पन्न करने हम बता चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, वह होता है प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का जो ग्रहण करता है यानी जो इलेक्ट्रॉन लेता है वह होता है माइनस चार्ज। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में देखें कि कांच की छड़ को हम किससे रगड़ रहे हैं? रेशम के कपड़े से। इस कंडीशन में क्या होगा, कांच की छड़ जो है वह कांच की छड़ ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कांच के छड़ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और बचा यहाँ पर रेशम का कपड़ा, और रेशम के कपड़े पर क्या हो जाएगा? जस्ट इसका अपोजिट, रेशम के कपड़े पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों होता है समझिएगा। यह प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये क्या किया? इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तब तो प्लस आया है। और ये माइनस चार्ज है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। ठीक है, समझने वाली बात है। जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो होता क्या है ना कि कांच का छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिससे वह पॉजिटिव हो जाता है, और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए वह नेगेटिव हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। इसका जस्ट अपोजिट हम सेकेंड कंडीशन में देखेंगे। सेकेंड कंडीशन में क्या है, एबोनाइट के छड़ को हम ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं, एबोनाइट के छड़ को हम ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं। तो क्या होता है ना, तो एबोनाइट के छड़ पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है, लेकिन ऊनी कपड़े पर
पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है। अब आप सोचिए, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हुआ, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, ग्रहण किया है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। तो कहने का मतलब है कि जब हम एबोनाइट के छड़ को उन्हीं कपड़े से रगड़ते हैं तो एबोनाइट के छड़ पर माइनस चार्ज उत्पन्न होता है, लेकिन उन्हीं कपड़े पर प्लस चार्ज उत्पन्न होता है, क्योंकि एबोनाइट का छड़ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और उन्हीं कपड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और आपको तो पता है ही कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे वह प्लस चार्ज में चला जाता है और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे वह माइनस चार्ज में चला जाता है। तो इस तरह से ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। आखिर ये क्वेश्चन पूछे कैसे ऑब्जेक्टिव में, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछाता है कि जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है। वहाँ होगा ऑप्शन में आपको धन आवेश, ऋण आवेश। तो आप लिखिएगा कांच की छड़ पर धन आवेश, लेकिन रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश। अब इसमें आइएगा, अगर एबोनाइट के छड़ को उन्हीं कपड़े से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट के छड़ पर ऋण आवेश होता है और उन्हीं कपड़े पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो चुका होगा। मुझे भरोसा है आप मेहनत कीजिए, आपसे बहुत कुछ होने वाला है, आप बस विश्वास बनाए रखिए। चलिए इस टॉपिक को भी आप नोट कर लीजिए। अब हम अगले टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। अब हम लोग समझते हैं कि आवेश जो होता है, आवेश जो यानी कि चार्ज, आवेश जो होता है उसको हम लोग निर्माण कर सकते हैं कि नहीं, या नष्ट हो सकता है कि नहीं। यानी आवेश को बनाया जा सकता है या नष्ट किया जा सकता है, ऐसा कुछ कंडीशन है या नहीं है, समझते हैं। समझिएगा, आवेश जो है ना तो हम लोग निर्माण कर सकते हैं और न ही इसको हम लोग नष्ट कर सकते हैं। यानी आवेश का न तो निर्माण किया जा सकता है और ही न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो क्या होता है मेरे भाई, तो वैसा चीज जिसको न बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है उसे हम लोग कहते हैं संरक्षित। क्या कहते हैं, संरक्षित। कहने का मतलब है आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। और संरक्षित का तात्पर्य क्या है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि संरक्षित का मतलब है कि न ही उसको हम लोग बना सकते हैं, न ही हम लोग नष्ट कर सकते हैं, न ही निर्माण किया जा सकता है, न ही नष्ट या नाश किया जा सकता है। वैसे आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, वह आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। यानी आवेश जो है वह संरक्षित होता है। अब एक टॉपिक देखिएगा, हमको अभी अभी समझ में आ रहा है, कमेंट पे हम देख रहे हैं कि आवेश जो है ना वह कितने प्रकार का होता है। मेरे भाई इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं, ठीक है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। आवेश दो तरह का होता है। अब आवेश दो तरह का क्या क्या होता है, एक होता है धन आवेश जिसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, एक होता है ऋण आवेश जिसको हम लोग नेगेटिव कहा करते हैं। अब देखिए, अब इसकी प्रकृति भी हम आपको बता ही देते हैं कि प्लस का क्या गुण है, माइनस का क्या गुण है। इसको हम पहले भी बता चुके हैं, फिर भी आपको हम दोबारा से बता देते हैं। आवेश जो है वह दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यानी एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। इसका गुण है, धन आवेश का गुण है यानी यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। यह इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, कौन, ऋण आवेश। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आवेश दो तरह के होते हैं, प्लस और माइनस। कहने का मतलब धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश की प्रकृति वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तभी तो वो प्लस हो जाता है, और ऋण आवेश का प्रकृति है कि वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तभी तो वह माइनस में चला जाता है। तो हम इस टॉपिक पर बात कर रहे थे कि आवेश को ना तो हम लोग निर्माण कर सकते हैं, न ही नाश या नष्ट कर सकते हैं, इसलिए आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। अब हम लोग अगले टॉपिक पर बनते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो अब हम लोग देखते हैं आवेशों का आकर्षण और प्रतिकर्षण। आखिर आवेशों का आकर्षण कब, प्रतिकर्षण कब होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण का मतलब आप समझते हैं क्या। देखिए, आकर्षण का मतलब होता है सट जाना, ये हुआ आकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब होता है हट जाना। मान लीजिए कि दो वस्तु हैं, एक लोहा है एक चुंबक है, तो ये आपस में क्या होगा, सटेगा, पास लाएंगे तो सटेगा, इसको कहते हैं हम लोग आकर्षण। लेकिन चुंबक और प्लास्टिक है, इसको पास लाएंगे तो यह सटेगा ही नहीं, इसको कहते हैं हम लोग प्रतिकर्षण। किसी को देखकर उसको पसंद आ जाना या फिर उसको पसंद करने लगना, ये हुआ आकर्षण यानी आकर्षित। और किसी को देखने से नफरत हो जाना, ये हो गया प्रतिकर्षण। इसको बहुत ही हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे आखिर ये आकर्षण क्या है, प्रतिकर्षण क्या है। आइए समझते हैं आवेश का आकर्षण कब होता है, प्रतिकर्षण कब होता है। आपको पता है आवेश दो तरह का होता है, प्लस और माइनस। तो यहाँ पर देखिए आकर्षण कब होता है, इसको समझिएगा। आकर्षण कब होता है,
जब दोनों ही अलग अलग आवेश हों। कहने का मतलब है एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, या पहला वाला नेगेटिव है और दूसरा वाला जो है वह क्या है, पॉजिटिव है, तब ये आपस में सटेगा, यानी ये क्या कर लेगा, आकर्षण कर लेगा। लेकिन जस्ट अपोजिट, अगर दोनों ही आवेश सेम हो, कहने का मतलब है पहला वाला माइनस चार्ज है, दूसरा वाला भी माइनस चार्ज है, ये कभी भी नहीं सटेगा, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिकर्षण। उसके बाद मान लीजिए पहला वाला प्लस चार्ज है और दूसरा वाला भी प्लस चार्ज है, तब भी ये आपस में नहीं सटेगा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिकर्षण। इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका, आइए हम थोड़ा सा फनी मूड में आते हैं, समझिएगा। यहीं पर हम क्या करते हैं, कुछ लॉजिक आपको दिखाते हैं। मान लीजिए ये जो है एक लड़का है और ये है एक लड़की, ठीक है। ये लड़का है ये लड़की, ठीक है। बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं, यानी कि ये जो है बॉय है और ये, ठीक है, समझिएगा। अब आप बताइए, इस लड़के की शादी इस लड़की से तो करवा ही सकते, जनरली होता ही है। तो लड़का का शादी लड़की से जनरली होता है, मतलब लड़का लड़की आकर्षित होते हैं। तो कहने का मतलब है लड़का अलग जाति का है मेरे भाई, और लड़की अलग जाति है। ये लड़का जो है पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है, तो आपस में क्या हो रहा है, आकर्षण। ये अलग अलग हो तो क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। लेकिन अब आप ही सोचिए, एक लड़का की शादी दूसरे लड़के से करा दें, क्या ऐसा संभव है? ये संभव नहीं है। तो ये आकर्षित नहीं होगा, आकर्षण नहीं होगा, मतलब क्या होगा, प्रतिकर्षण। लेकिन इसी जगह पर हम बात करें कि एक लड़की की शादी किसी लड़के से करा दें, तो इसमें क्या आकर्षण होगा, क्या ये शादी संभव है? शादी संभव है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, इससे क्या होगा, शादी संभव है। इसको हम लोग कहते हैं आकर्षण। तो आपको यही समझाना चाह रहे थे कि दोनों अगर सेम हो तो यहाँ पर जो है ना, कभी वो सटेगा ही नहीं, और सटेगा नहीं इसका मतलब वो करता है प्रतिकर्षण, और अलग अलग हो तो यानी सटेगा तो वह करता है आकर्षण। आपको यही तो समझा रहे हैं कि आवेशों का आकर्षण कब होता है, जब पहला वाला प्लस चार्ज हो, दूसरा वाला माइनस चार्ज हो, तो वह आकर्षण होगा। और पहला वाला माइनस चार्ज हो, दूसरा वाला प्लस चार्ज हो, फिर भी आकर्षण होगा। लेकिन अपोजिट आइए, देखिए पहला वाला भी माइनस है, दूसरा वाला भी माइनस है, दोनों सेम है, ये करेगा प्रतिकर्षण। पहला वाला प्लस है, दूसरा वाला भी प्लस है, यानी ये दोनों सेम है, यह करेगा प्रतिकर्षण। यानी हम आपको समझाना चाहते हैं कि अगर एक समान आवेश हो, अगर एक समान आवेश हो, एक समान आवेश हो, एक समान आवेश हो, तब होता है आपका ये प्रतिकर्षण। और अगर असमान आवेश हो, असमान आवेश हो, तब होता है आपका ये आकर्षण। पकड़ में आ गया? यानी कि क्वेश्चन अगर आता है ऑब्जेक्टिव के तौर पर कि असमान आवेशों में क्या होता है, तो आकर्षण होता है, एक समान आवेशों में क्या होता है, तो प्रतिकर्षण होता है। इसी को हम लोग कहते हैं विजातीय, इसी को कहते हैं हम लोग विजातीय, इसी को कहते हैं हम लोग सजातीय। विजातीय आवेशों में जो होता है प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय आवेशों में जो होता है वह आकर्षण होता है, और सजातीय आवेशों में जो होता है वह प्रतिकर्षण होता है। अब फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। विजातीय आवेश ये हो गया, विजातीय मतलब अलग अलग, विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो हम लोग आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और आपको बता दें कि अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, फिर हम अगले सेशन में मिलते हैं। ये था हमारा विद्युत धारा का इंट्रोडक्शन यानी परिचय वाला पार्ट, और आपको अगर इससे अगला पार्ट पढ़ना है तो आप हमारे ऑफलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।